हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों की इस दुनिया में। तो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम एक लड़के को भागते हुए देखते हैं। कुछ यंग लड़के उसके पीछे पड़े हुए थे उसको मारने के लिए। तभी वो लड़का भागते भागते किसी को कॉल करके बोलता है कि इस स्कूल में सबके सब पागल हैं, टीचर स्टूडेंट सब एक जैसे ही हैं और मैं इनका राज सबके सामने खोल के रहूंगा, इनकी घिनौनी हरकतें सबके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन तभी अचानक से एक भीड़ कार उसके पीछे से आकर उस लड़के को एक टक्कर मार देती है और वो लड़का अपने फोन की तरफ बढ़ते बढ़ते ही मर जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट में जोशिन हाई स्कूल की तरफ ले जाया जाता है और इस स्कूल को देखते ही पता चलती है कि ये एकदम एलाइट हाई क्लास स्कूल है। यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ सभी एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, कराटे सब कुछ सिखाया जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि स्कूल में नया सेमेस्टर स्टार्ट होने पर प्रिंसिपल स्पीच दे रही होती है। वो बोलती है, ये स्कूल साल 1936 से चला आ रहा है और परंपराओं को मानने वाला स्कूल है। फिर वो इस साल के नए स्टूडेंट कांघा, जो कि स्कॉलरशिप पर इस एलाइट स्कूल में एडमिशन लेकर आया है, उसे स्पीच देने के लिए बुलाती है। कांघा अपनी स्पीच शुरू करने वाला होता है। हेलो, मेरा नाम कांघा है और मैं 100% स्कोर करके इस स्कूल में एडमिशन। हेलो 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 हेलो। तभी वहाँ स्कूल के मालिक का बेटा रियान एकदम फुल टशन में हॉल में एंट्री मारता है और जैसे ही वो इंटर होता है वहाँ पर बैठे सारे स्टूडेंट्स एकदम चुप हो जाते हैं और कांघा का माइक भी बंद कर दिया जाता है। कांघा को तो लग रहा था कि माइक खराब हो गया दिखे, हेलो 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 हेलो, लेकिन माइक बंद किया गया था। फिर जैसे ही रियान सीट पर बैठता है, प्रिंसिपल के कहने पर माइक चालू हो जाता है। फिर आगे कांघा कहता है, अरे माइक चालू हो गया, और वो अपनी स्पीच में बोलता है कि वो 100% स्कोर करके यहाँ एडमिशन लेकर आया है और वो इस साल स्कूल में टॉप करेगा। कांघा की स्पीच के बाद प्रिंसिपल प्रोग्राम का एंड कर देती है। अब प्रोग्राम एंड हो गया तो कांघा वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी पास का एक स्टूडेंट उसे रोक लेता है और कहता है, चुपचाप बैठ जाओ, ऐसा क्यों कर रही है। तो हम देखते हैं कि रियान के उठ के जाने के बाद ही सारे स्टूडेंट्स हॉल के बाहर जाते हैं। तभी कांघा पास के एक स्टूडेंट से इंग्लिश की क्लास के बारे में पूछता है, जिस पर वो लड़का उससे कहता है कि तेरे को इस स्कूल के रूल के बारे में पता नहीं है क्या, तू अपनी औकात में रहना। और इतना बोलकर वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी वही पास में खड़ी रियान के ग्रुप की लड़कियाँ कांघा के पास आती हैं और उससे कहती हैं, हम कुछ मदद करें तुम्हारी, तुम हमें तुम्हारा नंबर दे दो और तुम्हारा यूजर नेम भी बता दो। जिस पर कांघा अपना नंबर तो दे देता है, लेकिन फिर वो बोलता है कि मैं सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ, और फिर वो वहाँ से इंग्लिश क्लास ढूंढने चला जाता है। फिर आगे हम देखते हैं कि पहले तो कांघा गलती से स्पेशल ए क्लास में चला जाता है, जहाँ पर टीचर उससे कहती हैं कि इस क्लास में तुम नहीं बैठ सकते हो, तुम स्टैंडर्ड ए क्लास में जाओ। और तभी बाकी के हाई क्लास स्टूडेंट भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट को देख के बोलते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर आगे जब कांघा स्टैंडर्ड ए क्लास में जाता है तो वहाँ भी कांघा को कोई अपने पास नहीं बिठाना चाहता था, क्योंकि कांघा बहुत ही ज्यादा ही फ्रीली घूम रहा है और वो सब कर रहा है जो एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट इस एलाइट स्कूल में नहीं कर सकता है। जैसे कि एलाइट स्टूडेंट से बिना सोचे समझे ही बात कर लेना, उनके पास में बैठ जाना, रियान के उठे बिना ही वहाँ से चले जाना। खैर आगे जब कांघा को कोई भी स्टूडेंट अपने पास बिठाने को तैयार नहीं था तो वो खुद चुपचाप पीछे की टूटी हुई बेंच पर जाकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियान अपनी स्विमिंग क्लास अटेंड कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी एक दोस्त हेरा आती है और उसे लंच पर बुलाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रियान की एक गर्लफ्रेंड थी जेई, जो उसे अब इग्नोर कर रही थी और रियान उसे बहुत प्यार करता था। और जेई रियान की गर्लफ्रेंड होने के साथ साथ इस स्कूल की टॉपर भी हुआ करती थी और फिलहाल यूएस चली गई है। तभी हम देखते हैं कि हेरा रियान को सीड्यूस करते हुए बोलती है कि उसे अब जेई को भूल जाना चाहिए और उसकी कमी मैं पूरी कर देती हूँ, जिस पर रियान उसे बिल्कुल भाव नहीं देता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेई यूएस से वापस आ गई थी और हम देखते हैं कि उसे पिकअप करने उसी की बेस्ट फ्रेंड हेरा वहाँ आई होती है। हेरा जेई से पूछती है कि वो 3 महीने से वहाँ पर क्या कर रही थी। देखो तो ये हेरा कैसी शानी बन रही है इसके सामने, पहले तो अभी इसके बॉयफ्रेंड पे डोरे डाल रही थी। तभी जेई उसे बोलती है कि उसके कजिन्स वहाँ पर रहते हैं और फिर वो ईयरफोन्स लगाकर बैठ जाती है। जेई को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही कम बोलने वाली
और बहुत ही सीरियस टाइप की लड़की है। खैर फिर आगे हम देखते हैं कि जेई तो हेरा की बातों को इग्नोर ही कर रही थी और फिर वो हेरा से कहती है कि तुम सभी दोस्तों को मैसेज करके कल दोपहर रेस कोर्स पर मिलने के लिए बुला लो, रियान को भी। हेरा मन में कहती है तेरे बाप की नौकर हो क्या? पर फिर वो अपने सभी इलाइट दोस्तों को मैसेज करके बता देती है कि जेई यूएस से आ गई है और हम सब रेस कोर्स पर मिलने वाले हैं। फिर आगे अगले दिन हम देखते हैं कि जेई अपनी फैमिली और उसके डैड के कुछ बिजनेस पार्टनर के साथ लंच कर रही होती है और यहाँ पर म्यूजिक बजाने के लिए अपना कांघा भी आया होता है। खैर लंच खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जेई के डैड उसे घटिया और चीप ड्रेस पहनने के लिए डांट देते हैं कि ये क्या तुमने तुम्हारी माँ की तरह एकदम चीप ड्रेस पहनी हुई है। और यहाँ हमें पता चलता है कि जेई की असली माँ को उसके पापा घर से निकाल चुके हैं। जेई अब अपने पापा, सौतेली माँ और सौतेले भाई के साथ रहती है और वो उसे बहुत परेशान करते हैं। आगे जेई अपने पापा से अपनी माँ के बारे में ऐसी बातें सुनकर बहुत डर जाती है और गुस्से में भी आ जाती है और गुस्से में आने के कारण वो अपनी ड्रेस फाड़ कर एक कोने में जाकर सिगरेट पीने लगती है। और जहाँ पर जेई सिगरेट पी रही थी वहीं से थोड़ी सी दूरी पर कांघा लॉलीपॉप खा रहा होता है। वो जेई को देखकर हाय बोलता है और बताता है कि वो भी उसी स्कूल का स्टूडेंट है जिसमें वो पढ़ती है। लेकिन जेई उससे बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी और वो उससे बोलती है कि क्या तुम मुझे अपना शर्ट दे सकते हो? जिस पर कांघा कहता है कि लगता है कि मुझसे ज्यादा इस शर्ट की जरूरत तुम्हें है, ये लो। फिर जेई उससे शर्ट लेकर वहाँ से सीधे रेस कोर्स चली जाती है जहाँ पे उसके दोस्त और रियान आया हुआ था। जेई के रेस कोर्स पर पहुंचने के बाद हम साफ साफ देख पाते हैं कि वो रियान को साफ तौर पर इग्नोर कर रही थी और फिर वो बिना कुछ बोले डायरेक्ट पॉइंट पर आती है और रियान से कहती है कि चलो एक रेस लगाते हैं और अगर मैं ये रेस जीती तो तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। जिस पर रियान एग्री कर देता है और रियान जेई से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे सब कुछ बताना होगा कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम इतना गुस्सा क्यों हो और मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। फिर आगे हम एकदम शानदार रेस सीक्वेंस देखते हैं और इस रेस में जेई जीत जाती है और फिर जीतने के बाद जेई रियान से कहती है कि मैं ये रेस जीत गई और मेरी विश ये है कि आज से हम दोनों का ब्रेकअप। और बस इतना बोलकर बिना कोई वजह बताए वो वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन दोस्तों उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है और कुछ ऐसा है जो वो बता नहीं पा रही है। खैर इधर रियान ये सुनकर बहुत ही अपसेट हो जाता है। अब अपसेट होगा ही ना यार दोस्तों, इतना बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा था और अब कोई बिना वजह बताई चला जाता है। अगले दिन स्कूल में कांघा जेई को क्लास में हाय बोलता है। क्या लगता है कांघा भाई, ये इलाइट क्लास वाली तुमको भाव देगी? ऑब्वियसली जेई उसको इग्नोर कर देती है। फिर आगे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लास टीचर उनके क्लास के प्रेसिडेंट को बुलाकर उसे कांघा को समझाने को बोलती हैं कि उस कांघा को समझाओ कि उसकी लिमिट में रहे, वरना उसके साथ भी वही होगा जो पहले उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट के साथ हुआ था। लेकिन जब हम इधर कांघा को देखते हैं तो ये बुड़बक तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहा था। अब वो नई हरकत क्या करता है कि इलाइट क्लास वाला स्टैंड जहाँ पर लियान, हेरा, उजिन, जेई और बाकी के इलाइट ग्रुप के स्टूडेंट बैठते हैं वहाँ जाकर बैठने लगता है। वो तो तभी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स का हेड और इलाइट ग्रुप वालों का चमचा छानमीन आकर कांघा को रोक लेता है। फिर छानमीन और बाकी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स कांघा को अलग क्लास में ले जाकर समझाने लगते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, तुम्हें अपनी औकात में रहना चाहिए। ये एक इलाइट स्कूल है जिसकी स्थापना रियान के नाना ने की थी और यहाँ स्कॉलरशिप स्टूडेंट की कोई औकात नहीं है। हमें यहाँ पर बस पढ़ने दिया जा रहा है, वही हमारे लिए बड़ी बात है। तुम ये बात ध्यान से समझ लो कि अमीरों के बच्चों की यहाँ पर हायरार्की है, इसीलिए तो हमें अलग दिखाने के लिए स्कॉलरशिप स्टूडेंट की टाई का कलर अलग ब्लू होता है, वहीं इलाइट स्टूडेंट्स की टाई का कलर मेहरून होता है। और दोस्तों ये वाला चेंज हम सीरीज में पहली बार नोटिस करते हैं, जहाँ हमें समझ में आता है कि ये स्कूल कोई परंपराओं से नहीं चलता है, यहाँ तो बहुत ही भेदभाव है। यहाँ तक कि टीचर्स भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट को कुछ नहीं मानते हैं। लेकिन ये सारी बातें सुनते ही वो बुड़बक कांगा हंसने लगता है और फिर वो बोलता है कि अगर हम सब एक ही स्कूल में हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं तो हम सब दोस्त हुए ना, वो हमारे ऊपर कैसे हुए? जिसके जवाब में छानमीन उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलता है, तुझे ये सब मजाक लग रहा है, तुझे पता भी है कि तू यहाँ पर कैसे आया?
क्योंकि एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट की जगह खाली थी। और पता है वो जगह क्यों खाली थी? वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट ने हमारी बात नहीं सुनी और अपनी मनमानी करने लगा और फिर इसी बात पे रियान ने उसे मार दिया। अब ये बात सुनकर कांघा पहले तो थोड़ा सोचता है और सीरियस हो जाता है, लेकिन फिर ये मुस्कुरा के यहाँ से चला जाता है और जाकर सीधा रियान के पास जाकर दोस्ती का हाथ बढ़ा देता है। वहाँ जाकर ये बोलता है कि मैंने खुद को अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम है कांघा। गजब की डेयरिंग है यार बंदे में तो, मतलब। जिसके जवाब में रियान उसे इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी रियान के आगे पीछे घूमने वाला उसका एलाइट चमचा युनसोक उन स्कॉलरशिप स्टूडेंट से बोलता है कि इसे ठीक से क्यों नहीं समझाया, और बाकी के एलाइट स्टूडेंट भी कांघा पर हंसने लगते हैं। लेकिन तभी वहीं पर बैठी हेरा कांघा से पूछती है कि तुम्हें इन स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स ने हमारे बारे में क्या बोला है कि हम मॉन्स्टर्स हैं और हम तुम्हें खा जाएंगे। देखो तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे कांघा हम एक वेलकम पार्टी रख रहे हैं, तुम वहाँ जरूर आना, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए कार भेज दूंगी। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और आगे हमें सीधा पार्टी का ही सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जेई को मनाने के लिए रियान और हेरा पार्टी में अलग से अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, जिस पर रियान हेरा से पूछता है कि ये सरप्राइज जेई को पसंद तो आएगा ना, पर हेरा उसे बोल देती है कि जेई का टेस्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और वो हंस के वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें जेई को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में ही बैठी होती है। वो पार्टी के लिए आई नहीं होती है, वो वहाँ पर एकदम सीरियसली बैठे बैठे एक कागज के टुकड़े को देखकर कुछ सोच रही होती है। तभी उसे हेरा का मैसेज आता है कि पार्टी तुम्हारे बिना स्टार्ट नहीं होगी जेई, तुम्हें जरूर आना होगा। और जेई फिर ये मैसेज देखकर पार्टी में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको क्या लगता है कि कांघा पार्टी में आने से डर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। कांघा बिना कुछ सोचे कि ये इलाइट लोग मेरे साथ क्या करेंगे, वो पार्टी में स्कूल यूनिफॉर्म में पहुंच जाता है। पार्टी का माहौल देखकर कांघा एकदम हैरान हो जाता है। अच्छा, तो अमीरों की पार्टी ऐसी होती है। लेकिन तभी बाकी के स्टूडेंट्स कांघा को देखकर कहते हैं कि क्या तुम गधे या फिर बेवकूफ हो क्या, क्योंकि उसे इस इलाइट पार्टी में नहीं होना चाहिए था। ये इलाइट स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाते हैं और बुलाकर बुली करते हैं। लेकिन अब तो बकरा फंस गया। आगे पार्टी में कांघा का हेरा वेलकम करती है और उसे वेलकम गेम खेलने को बोलती है, जिसमें वो शराब के अंदर कुछ नशीली दवाई मिलाकर कांघा को ऑफर करती है। अब कांघा तो शराब भी नहीं पीता था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स उसे फोर्स करने लगते हैं, पीना होगा, पीना होगा, पीना होगा। और फिर क्या, वो प्रेशर में आकर वो नशीली दवाई मिली हुई शराब पी जाता है। शराब पीते ही कांघा का दिमाग एकदम घूमने लग जाता है, उसकी आंखों के सामने सब ब्लर होने लगता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो अपना सर एकदम टाइटली पकड़कर बैठ जाता है और फिर कुछ देर बाद उसको उल्टी आने लगती है और वो सीधा बाथरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता है। वहीं पार्टी में दूसरी तरफ जेई सबसे अलग एकदम शांत और अकेली बैठी हुई थी। तभी उसे अचानक से किसी अननोन व्यक्ति का मैसेज आता है, तो तुम यूएस से लौट आए, तुम्हें याद है अक्टूबर 27 को क्या हुआ था? अगर तुम्हारा ये वीडियो तुम्हारे डैड को भेज दिया जाए तो क्या होगा? और तभी उसे लियान का भी मैसेज आ जाता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। और तभी हम देखते हैं कि रियान ने जेई से माफी मांगने के लिए, एक ऐसी गलती की माफी मांगने के लिए जिसके बारे में उसको पता भी नहीं है, उसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल और रोमांटिक सा सेटअप किया होता है, जिससे हम साफ तौर पर समझ पाते हैं कि रियान जेई को मनाने के लिए भरसक कोशिश कर रहा होता है। पर फिर भी जेई उससे ठीक से बात नहीं करती है और रियान को बोलती है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, अब हम सिर्फ दोस्त हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ कांघा सभी स्टूडेंट्स के साथ एकदम नशे में ट्रूथ और डेयर खेल रहा होता है और तभी उसकी बारी आती है और उसे एक डेयर दिया जाता है कि वो पार्टी में आई किसी भी लड़की को 3 मिनट के लिए फ्रेंच किस करेगा। अब कांघा नशे की हालत में गिरते पड़ते पहले तो सभी लड़कियों को घूरता है। वहाँ बैठी सभी लड़कियां डर जाती हैं कि कहीं ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट हमें किस ना कर दे। लेकिन फिर कांघा भाई साहब जेई को ढूंढकर रियान के सामने उसे किस कर देता है। ओ भाई साहब, ये तो ज्यादा हो गया, अब ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। और रुको भी ज्यादा नहीं हुआ है,
जो जेई होती हैं वो भी उसको रोकती नहीं है, किस करने देती हैं। और ये देखकर उसके पीछे पीछे आए सारे स्टूडेंट्स एकदम हैरान हो गए थे और सभी उनका वीडियो बनाने लग गए। लेकिन इस चीज को देखकर हेरा बहुत खुश लग रही होती है और तभी हमें रिवील किया जाता है कि जिस स्कॉलरशिप स्टूडेंट की मौत एपिसोड की शुरुआत में हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि कांघा का ही जुड़वा भाई है। और कांघा यहाँ पर ऐसे ही नहीं आया है, वो उसके कातिलों को ढूंढने और इस स्कूल ने उसके मर्डर को कैसे छुपाया उसके सबूत ढूंढने आया है। और उसका शक रियान और जेई पर सबसे ज्यादा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों की इस दुनिया में। इस एपिसोड की शुरुआत में हम ऊजिन को देखते हैं जो कि अपने क्लास टीचर मिस हान के साथ सो रहा होता है। लगता है इन दोनों के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। फिर ये दोनों एक दूसरे को बाय बोलकर स्कूल के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर हम टीचर और स्टूडेंट के स्टेटस का फर्क साफ साफ देख पाते हैं। ऊजिन की कार तो यहाँ पर बहुत बड़ी एकदम हाई क्लास होती है, तो वहीं क्लास टीचर की कार बहुत छोटी सी थी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ रियान को देखते हैं जो कि अभी भी जेई के बारे में ही सोच रहा था और कैसे कल रात कांघा ने जेई को किस किया था, उससे वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि रियान की मोम जो कि एकदम हाई लेवल की बिजनेस वुमेन लग रही थी वो घर पर आती है। वो आते ही रियान को देखकर पूछती है, कैसे हो बेटा तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? अब तुम फाइनल ईयर में हो है ना, फिर अपने लिए कोई अच्छा सा कॉलेज चुन लेना। अच्छा, तो ये है रियान की मोम, इनका ही स्कूल है वो दोस्तों। तो यहाँ पर रियान अपनी मोम से कहता है, मोम मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ, आपको कुछ पता भी है? लो भाई, बिजनेस में इतना भी क्या बिजी होना, अपने बेटे के बारे में कुछ पता नहीं, उसको तो टाइम देना चाहिए ना। खैर इसके बाद उसकी माँ वापस से काम में बिजी हो जाती है। तो रियान जाकर अपनी मोम से कहता है कि मोम आपको याद भी है कि आखिरी बार हमने कब साथ में बैठकर लंच किया था? आपको इस चीज से कुछ फर्क भी पड़ता है कि मेरे हाल चाल क्या है, मैंने खाना वगैरह खाया भी है या नहीं? मुझे तो लगता है मोम आपको मेरी कुछ केयर ही नहीं है। तो रियान की मोम थोड़ी देर तो उसको देखती है और फिर सेक्रेटरी से कहती है कि जरा बताना तो रियान की केयर करने के लिए कितने लोग हैं यहाँ पर। और फिर उसकी मोम कहती है कि क्या इतने सारे लोग लगवा तो रखे तुम्हारी केयर करने के लिए, और तुम्हें क्या चाहिए बेटा? अरे डोबी औरत, उसे माँ चाहिए, माँ, केयर करने वाले लोग नहीं चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर हम अच्छे से समझ पाते हैं कि रियान को उसकी माँ ने दुनिया भर की लग्जरी दे रखी है, पर जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए, माँ का प्यार, उनके साथ वक्त बिताना, वो उसे वो नहीं दे पाती है। और बस यही सोचकर रियान दुखी होकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल में देखते हैं कि कांघा एक इलाइट लड़के को हाय बोलता है जैसे कि वो उसको जानता हो। लेकिन वो लड़का जिसका नाम टेहो होता है वो पहले तो कुछ सोचता है, लेकिन फिर आसपास देखकर कहता है, कौन हो तुम? मैं इसे नहीं जानता, दूर हटो मुझसे। और फिर आसपास के इलाइट लड़के भी कांघा की बेइज्जती करते हैं। अबे ओ टेहू बड़े बड़े होटल्स के मालिक का बेटा है, तू ना अपनी औकात में रह। और इतना बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर आगे स्कूल के अंदर हम देखते हैं कि कुछ हाई क्लास की लड़कियां कांघा के बारे में ही बात कर रही थी कि आज ये स्कूल कैसे आ गया। जेई को किस करने के बाद तो रियान इसे छोड़ेगा नहीं। वैसे जेई ऐसे लो स्टैंडर्ड क्लास के बच्चे को डेट कैसे कर सकती है? हेरा कहती है कि मैं तो ऐसा कभी नहीं करती। और तभी इन लड़कियों के सामने ही किस के बाद पहली बार रियान और कांघा आमने सामने आ जाते हैं। और सामने आते ही पहले तो इनकी आंखों की टकरार होती है और उसी वक्त कांघा को एक लड़की ने उसको जो बात बताई थी वो याद कर रहा था। उस लड़की ने कहा था कि रियान से पंगा मत लो, तुम्हारे पहले भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था। लोग कहते हैं कि वो हिट एंड रन केस में मारा गया, लेकिन रियान ने उसको मारा था क्योंकि वो जेई के बहुत करीब आ गया था। और रियान की सिर्फ एक ही कमजोरी है और वो है जेई। अच्छा, तो बेटे ने यही सोचकर रियान के सामने जेई को किस किया था। खैर ये दोनों पहले तो एक दूसरे को घूरते हैं और फिर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर आगे रियान जेई से बात करने जाता है जो कि इलाइट स्टूडेंट वाले अड्डे पर बैठी हुई थी और जाकर उससे कहता है
कि तुम मुझसे ब्रेकअप करने के चक्कर में इस हद तक गिर गई हो कि तुम्हें स्कॉलरशिप स्टूडेंट का यूज करना पड़ रहा है। देखो, तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहती हो ये तो मैं जानकर रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। इसके जवाब में जेई कहती है कि मैं किसी को भी पसंद करूं और किसी को भी किस करूं, ये मेरी मर्जी है। अब तुम इसमें दखल मत दो, अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। जेई का जवाब सुनकर यहाँ पर हम रियान की आंखों में साफ साफ देख पाते हैं कि वो किसी भी तरीके से जेई को वापस पाना चाहता था। वो सच में उससे बहुत प्यार करता था। फिर रियान के वहाँ से निकलते ही उसका दोस्त कम चमचा युनसोक आकर उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, उस कमीने को तो मैं सबक सिखा दूंगा। तो रियान कहता है कि सबके सामने सिखाना, ताकि सबको पता चले कि मुझसे दुश्मनी लेने से और मेरी चीजों पर हाथ डालने से क्या होता है। फिर आगे हम कांगा और जेई को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ जेई कह रही थी, स्कॉलरशिप गाय, तुमने शर्ट देकर मेरी हेल्प की थी, इसीलिए मैं तुमको एक एडवाइस दे रही हूँ, जितना जल्दी हो सके इस स्कूल को छोड़ दो। जिस पे कांगा कहता है कि मेरा नाम स्कॉलरशिप गाय नहीं कांगा है, और स्कूल क्यों छोड़ दूं? जिस पर जेई कहती है क्योंकि तुमने जो कल किया है उसके बाद रियान से बचने का तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता है। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और जाते जाते भी वो रियान के बारे में ही सोच रही थी। जेई को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो उसके पास जाना चाहती है, पर कुछ तो है जो उसको रोक रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और रियान के घर पर हम रियान को ही देखते हैं, जो कि अपने और जेई के साथ वाले वीडियोस को देख रहा था। और उन वीडियो में साफ साफ पता चल रही थी कि रियान और जेई दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, बहुत मतलब बहुत खुश थे, क्योंकि जो प्यार रियान को अपनी माँ से नहीं मिला वो उसको जेई से मिला था। वहीं जो प्यार जेई को उसके डैड से नहीं मिला वो उसको रियान से मिला था। खैर तभी वहाँ पर हेरा आ जाती है और वापस से रियान पर डोरे डालने लगती हैं। वो रियान से कहती हैं कि तुम ना मेरे साथ झूठ का चक्कर चलाओ, इससे जेई जेलस होगी और तुम्हारे प्यार में वापस पड़ जाएगी। लेकिन रियान कहता है कि जेई ऐसी लड़की नहीं है और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें किसी क्लब में ओजिन और जेई को बात करते हुए देखते हैं। ओजिन जेई से कहता है कि तुम जो ये अपना सीक्रेट है जो तुम सबसे छुपाना चाह रही हो, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। लेकिन उसी वक्त ओजिन को स्कूल टीचर का फोन आ जाता है। तो जेई कहती है, लगता है सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसे कुछ सीक्रेट बताना है। जिस पर ओजिन स्माइल करके फोन अटेंड करने चला जाता है। ओजिन के जाने के बाद जेई को मोबाइल पर फिर से अननोन नंबर से मैसेज आता है कि कैसा रहेगा अगर मैं ये वीडियो तुम्हारे डैड को भेज दूं। ये नंबर तुम्हारे डैड के सेक्रेटरी के ही है ना। जब जेई उस वीडियो को ओपन करती है तो वो देखती है कि उस वीडियो के अंदर जेई उसी स्कॉलरशिप स्टूडेंट जिसकी हिट एंड रन केस में मौत हो गई थी उसके सामने रो रही थी। और यहाँ पर जेई बहुत डरी हुई सी लग रही थी। वो उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट से कह रही थी कि मुझे लगा कि ये डिलीट हो गया है, अब मुझे डर लग रहा है, अगर इसके बारे में डैड को पता चल गया तो वो मेरा भी वही हाल करेंगे जो उन्होंने मेरी माँ का किया था, अब मैं क्या करूं? तो वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट उसे गले लगाकर कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हम देखते हैं कि उसके शर्ट की जेब में एक कैमरे वाला पेन पड़ा हुआ था और उसी से वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। और तभी कुछ एलाइट स्टूडेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मारने लगते हैं और ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। और फिर कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और हम देखते हैं कि जेई उस वीडियो को देखकर बहुत डर गई थी और वो यूजिन को फटाफट बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन जेई उसके डैड और उसके सोतेले भाई के साथ जंगल में शिकार करने आई थी। वो लोग शिकार कर ही रहे थे कि तभी जेई के डैड को एक कॉल आता है कि सर कोई वीडियो अपलोड हो गया है। ये बात सुनकर जेई को एकदम से डर लगने लगता है और उसके डैड बोलते हैं कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, आखिरकार तुम भी अपनी माँ की तरह ही निकली ना, उसकी तरह तुमने भी ऐसी हरकत क्यों करी, बोलो बोलो बोलो। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये तो बस जेई का एक इल्यूजन था, क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरती थी कि कहीं वो उसको घर से ना निकाल दे। तो फिर उसके डैड रियलिटी में तो ये कहते हैं कि तुम लोग शिकार करो, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। और फिर उसके डैड और उसका सोतेला भाई जेई पर हंसते हुए वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है,
जहाँ पर हम कांघा को देखते हैं। वो अपने लॉकर के अंदर अपना सामान रख रहा था और उसके ठीक पीछे रियान और उसका चमचा युनसोक खड़े थे। कांघा देखता है कि उनको कोई किसी सफेद कलर की गोलियां दे रहा है और तभी उसको याद आता है कि उसका भाई इनहान उसको बता रहा था कि मेरा यकीन करो, उन्होंने मेरी ड्रिंक में कुछ तो मिला दिया था, मैं मरने ही वाला था। तो कांघा कहता है कि भाई जरा सोचो, स्कूल में ड्रग्स कहाँ से आएगा। लेकिन इनहान कहता है कि तुम नहीं जानते कि जोशिन हाई में क्या क्या होता है और वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं। तभी प्रेजेंट में पीछे से रियान कांघा के पास आता है और उसे समझाता है कि इस स्कूल का कायदा और कानून सब कुछ मैं ही हूँ और मुझे ये तो नहीं पता कि तू यहाँ पर किस लिए आया है स्कॉलरशिप गाय, लेकिन तुझे जो करना है तू कर ले, मैं भी तो देखूं कि तू क्या कर सकता है। तो वहीं स्कूल में दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप वालों का लीडर छानमीन सबको बता रहा था कि कैसे कांघा का कुछ तो करना पड़ेगा। अभी हम सब लोग फॉरेस्ट हीलिंग में जाने वाले हैं, वहीं जाकर उसकी बैंड बजाएंगे या हम लोग उसकी वही हालत कर देंगे जो इनहान की हुई थी। वैसे भी छोटे मोटे लोगों के साथ क्या हुआ किसी को पता नहीं चलती। और छानमीन की ये सारी बातें क्लास का प्रेसिडेंट साइड में खड़ा होकर सुन रहा था। फिर एकदम शांत और सबसे अलग रहने वाला क्लास प्रेसिडेंट वहाँ से निकलकर प्रिंसिपल ऑफिस में जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये प्रिंसिपल इस क्लास प्रेसिडेंट की मॉम है। क्लास प्रेसिडेंट मॉम से कहता है कि एक बात बताइए मॉम, आपने इनहान की मौत के बारे में सबसे छुपाया कैसे? उसके बारे में एक आर्टिकल तक नहीं छपने दिया। जिस पर प्रिंसिपल कहती है कि मैं नहीं जानती तुम किस बारे में बात कर रहे हो, चलो जाओ अपनी क्लास अटेंड करो। और क्लास प्रेसिडेंट के जाने के बाद प्रिंसिपल ऐसी आंखें बनाती हैं जैसे कि उसे सब कुछ पता हो। वहीं स्कूल में दूसरी तरफ हम कांघा को क्लास टीचर मिस हान के पास में देखते हैं, वही जो ओजिन के साथ में सो रही थी। कांघा कहता है कि रियान ने युनसोक के लॉकर में ड्रग्स रखा है, आप चलकर चेक कीजिए। जिस पर क्लास टीचर कहती है कि किसी के लॉकर को चेक करना ये रूल्स के खिलाफ है। तो कांघा कहता है अच्छा, अगर आप नहीं चलेंगी तो मैं आपके खिलाफ कंप्लेन कर दूंगा कि आपने मेरे को एक हाई क्लास के स्टूडेंट से पिटते हुए देखा पर आपने कुछ नहीं किया। जिस पर क्लास टीचर कहती हैं कि हमने जोशिन हाई में स्टूडेंट्स को इतनी फ्रीडम दे रखी है कि वो छोटे मोटे मसले आपस में ही सुलझा ले। तो कांघा कहता है कि मुझे सब पता है इस फ्रीडम के बारे में, जहाँ हमें हाई क्लास स्टूडेंट के तलवे चाटना सिखाया जाता है और हम कुछ नहीं कर सकते। और आपने कुछ किया नहीं ना तो ये सारी स्कूल की बातें मैं मीडिया में जाकर बताऊंगा। अब कांघा के ये कहने पर टीचर युनसोक का लॉकर खोल देती है, पर टीचर फिर वो सफेद गोलियां देखकर कहती है कि ये तो एक आम गोली है, ये गोलियां एंजाइटी के लिए ली जाती हैं, ये ड्रग्स नहीं है। तुम्हें ये बात इसलिए नहीं पता क्योंकि तुम एक मामूली स्कूल से आए हो। अगर तुमको यकीन नहीं होता तो तुम इन गोलियों को हॉस्पिटल जाकर चेक करवा के आ जाओ। फिर रात हो जाती है और घर पर हम हेरा और जेई को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर जेई हेरा को उसी अननोन अकाउंट होल्डर के बारे में पता लगाने को बोल रही थी जिससे उसको ये सारे वीडियो आ रहे थे। वो सारे वीडियो उसी दिन के थे जब कांग इनहान की मौत हुई थी और उस दिन उस पार्टी में बहुत सारे राज दफन थे, हेरा का भी। और इसीलिए फिर हेरा चाहती तो नहीं थी पर उसके बारे में पता लगाना शुरू कर देती है। फिर अगले दिन सारे जोशिन हाई के स्टूडेंट्स हीलिंग फॉरेस्ट के लिए बस से निकल जाते हैं। वैसे दोस्तों हीलिंग फॉरेस्ट यानी जंगल में मंगल मतलब नेचर के बीच में खुद को हील करो। देख लो ऐसा भी होता है इनके स्कूल में। हमारे स्कूल में तो ये चीज कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि हीलिंग फॉरेस्ट जैसा कुछ होता है। तो वहीं फॉरेस्ट में दूसरी तरफ हम प्रेसिडेंट और कांघा को ही बात करते हुए देखते हैं, जहाँ क्लास प्रेसिडेंट कांघा को समझा रहा था कि सुनो, तुम ऐसा सेशन चूज करना जहाँ ज्यादा लोग ना हो और हाँ, सबके सामने मुझसे बात मत करना। वो सब इलाइट क्लास के लड़के मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं क्योंकि मेरे ऊपर किसी की नजर नहीं जाती। तो कांघा कहता है कि उन्हें तुमको इस नाम से नहीं बुलाना चाहिए। जिस पर क्लास प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने ये प्रेसिडेंट की पोस्ट इतनी मेहनत से इसीलिए कमाई ताकि किसी की नजर मेरे ऊपर ना पड़े और इसीलिए मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। तो तुम किसी के सामने मुझसे बात मत करना। जिस पर कांघा कहता है कि हाँ मैं समझ गया,
जो भी तुम कह रहे हो। तो वही फॉरेस्ट के एक और तरफ हम चारों अपर हाई क्लास के स्टूडेंट को देखते हैं, रियान, ऊजिन, हेरा और जेई, जो कि साथ में बैठे हुए थे। लेकिन तभी जेई रियान को देखकर वहाँ से उठकर चली जाती है और ऊजिन उसको समझाने के लिए उसके पीछे पीछे चला जाता है। और तभी हेरा रियान पर वापस से डोरे डालने लगती है और कहती है कि देखो, अगर तुम जेई को वापस पाना चाहते हो तो मेरे साथ प्यार का नाटक कर लो, वो जेलस फील करेगी और तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। वैसे मैं ये करना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैंने जेई की आंखों में देखा है, उसके अंदर अभी भी तुम्हारे लिए प्यार है। लेकिन अब मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो उस स्कॉलरशिप गाय को भी पसंद करती है। और फिर आगे एक और तरफ हम स्कॉलरशिप गाय को ही देखते हैं, जो कि अपनी साइकिल से कहीं पर जा रहा था। तभी अचानक से बीच में जेई आ जाती है और वो एकदम से अपनी साइकिल का ब्रेक लगाता है। और फिर तभी हम क्या देखते हैं, हाई क्लास जेई पहले तो कांघा को घूरती है और फिर उसकी साइकिल के पीछे आकर बैठ जाती है। और फिर वो कहती है कि चलो, मुझे अपनी सिगरेट लेनी है। कांघा तो एकदम शौकी हो जाता है, वो बोलता है क्या क्या कहा तुमने? तो जेई कहती है चलो, अब तुम क्या चाहते हो, साइकिल मैं चलाऊं? और फिर दोनों साइकिल पर बैठकर निकल जाते हैं। वहीं इन दोनों को साथ में जाते हुए रियान भी देख लेता है। आगे हम देख पाते हैं कि दिन रात कार में घूमने वाली जेई को साइकिल के पीछे इतने खुले माहौल में बहुत अच्छा फील हो रहा था, एकदम उसको आजादी लग रही थी। और बोलो ना बोलो दोस्तों, ये इतनी अच्छी फीलिंग उसको आ तो कांघा के पीछे ही रही थी। खैर, फिर वो दोनों अपना अपना सामान लेकर वापस जा ही रहे थे, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। तो फिर दोनों को साथ में एक टपरी के नीचे आकर बैठना पड़ता है। वो दोनों एक बेंच पर बैठे ही थे कि तभी वहाँ पर एक क्यूट सा पपी आ जाता है, जिसको देखकर जेई बहुत खुश हो रही थी। और उसके चेहरे पर स्माइल देखकर कांघा कहता है, कितनी खूबसूरत हो, मैंने पहली बार तुमको हंसते हुए देखा है। एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, पैसा, खूबसूरती, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर हंसी क्यों नहीं है? जिस पर जेई कहती है कि मुझे इसी तरीके से बड़ा किया गया है, बिना सोचे समझे हंसना या रोना नहीं चाहिए। बेवजह कुछ करने से बातें बनती हैं और रोना कमजोरी की निशानी है, जो तुम्हारे खिलाफ कभी भी इस्तेमाल हो सकती है। तो कांगा कहता है, अच्छा, अमीरों को ये सारी चीजें सिखानी पड़ती हैं। फिर आगे जेई कहती है, वैसे तुम्हारा क्या, तुम तो गरीब हो, तुम्हारी तो सब रैगिंग भी करते हैं, फिर भी तुम हंसते रहते हो। जिस पर कांगा कहता है, मैं गरीब नहीं हूँ, मैंने ना खुद को गरीब समझा है और ना ही कभी लाचार, पर सच कहो ना तो इस स्कूल ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। तभी जेई उसकी बातों में खोई जाती कि एकदम से वो होश में आ जाती है और कहती है कि बारिश नहीं रुकने वाली है, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर क्योंकि कांघा पूरा गीला हो गया था तो जेई उससे कहती है कि ऐसा करो, तुम्हारे सारे कपड़े मेरे रूम में सुखा लो। लेकिन जैसे ये दोनों जेई के कमरे में जाते हैं तो क्लास टीचर हान ये सब देख लेती है, जो कि ऊजिन के साथ में थी। वहीं इस तरफ जेई के रूम में हम देखते हैं कि जब तक कपड़े सूख ना जाते तब तक कांघा और जेई साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी जेई कहती है कि उस दिन जब तुमने मुझे किस किया तो मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। अब ये सुनते ही दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उसी वक्त जेई कांघा के हाथ में वही ब्रेसलेट देखती है जो उसने इनहान के हाथ में देखा था। खैर, ये दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी रियान अंदर आ जाता है प्रिंसिपल को लेकर, और वो प्रिंसिपल जेई को तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन कांघा को फटकार लगाते हुए कहती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी? और तभी सीन शिफ्ट होता है स्कूल की तरफ, जहाँ पर आज जो कांघा ने कल किया था उसके लिए उसको स्कूल से निकाला जा रहा था। उसको कहते हैं कि तुम बिना इजाजत के जेई के कमरे में घुस गए थे और हमें तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी। कांघा कहता है कि हाँ, मुझे पता है, आप लोग मेरी बिल्कुल नहीं सुनोगे। लेकिन तभी अचानक से जेई वहाँ पर आकर कहती है कि वो बिना इजाजत के नहीं आया था, मैंने ही उसे बुलाया था। और सुनवाई तो गई भाड़ में। जेई कांगा का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आती है और बाहर आने पर वो देखते हैं कि रियान हेरा के साथ में आया था कांघा को सजा दिलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जेई रियान से कहती है कि आज से तुम कांघा को कुछ नहीं करोगे, मैं इसे यूज नहीं कर रही हूँ, मैं इसे लाइक करती हूँ। जिस पर रियान कहता है कि ये जोशिन हाई है, याद रखना, इसीलिए दर्द उतना ही दो जितना सह सको। तो जेई कहती है कि जगह चाहे जोशिन हो या कोई भी हो, मैं भी सोंग जेई हूँ।
किम लियान। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर आने पर कांघा जेई से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो जेई थोड़ा रुक कर कांघा के ब्रेसलेट की तरफ देखकर फिर कांघा से पूछती है कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। जिस पर कांघा कहता है तो तुम्हें पता चल गया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों की इस दुनिया में। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में जेई कांघा से उसके स्कूल में आने का मकसद पूछती है, जिस पर कांघा उसे मुस्कुराकर बोलता है तो आखिर तुम्हें पता चल ही गया कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं जोशिन हाई में तुम्हारी जगह लेने आया हूँ। अब तक तो इस स्कूल में तुम टॉप करती आ रही हो, लेकिन अब एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट टॉप करके जोशिन हाई के इतिहास को बदल देगा। और इसके अलावा वैसे टॉपर स्टूडेंट को जोशिन हाई स्कूल आगे की पढ़ाई के लिए सपोर्ट और स्कॉलरशिप दोनों प्रोवाइड करता है। जिस पर जेई उसे एकदम ध्यान से देखती है, पर वो कुछ कहती नहीं है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम रियान को देखते हैं, जो कि अपने बॉक्सिंग के ट्रेनिंग के टाइम जेई की ही बातों को याद करते हुए अपने ट्रेनर को फ्रस्ट्रेशन के मारे बहुत बुरी तरीके से पीट देता है। तो वहीं दूसरी तरफ जेई रिसर्च करके अंदाजा तो लगा लेती है कि कांघा और कांग इन्हान ये दोनों तो भाई लग रहे हैं। अगले दिन फिर हेरा रियान को कॉल करके उसके साथ स्कूल में चलने को बोलती है, ताकि सबको ऐसा लगे तो सही कि हेरा और रियान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। पहले तो रियान का मन करता है कि वो बिल्कुल उसके साथ ना जाए, पर थोड़ी देर बाद वो मान जाता है और हेरा को फिर वो उसके घर के नीचे 10 मिनट में आने को बोलता है। और हेरा तो इस बात से बहुत खुश होती है और वो नीचे चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जेई भी कांघा के घर के बाहर खड़ी थी। वो कांघा को पिक करने आई थी। कांघा उसे देखकर शॉक हो जाता है, बट जेई उसे कार के अंदर आने को बोलती है। जिसके बाद तो कांघा की साइकिल जेई के कार के पीछे लटक जाती है और कांघा का पूरा ध्यान अपनी साइकिल पर ही होता है। तो जेई उसे बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम्हारी साइकिल कहीं नहीं जाएगी। जिस पर कांघा उसे बोलता है अरे मुझे साइकिल के गिरने का डर नहीं है, मुझे तो ये बहुत क्यूट लग रहा है कि कैसे मेरी साइकिल तुम्हारी कार के साथ जुड़ी हुई है। तभी जेई की नजर वापस से उस फिश वाले ब्रेसलेट पर पड़ती है, जो कि सेम टू सेम कांग इनान के पास भी था। तो उसे देखकर जेई कहती है ये अजीब सा ब्रेसलेट। जिस पर कांघा उसे बोलता है तुम्हें ये अजीब लग रहा है, ये ब्रेसलेट हमारे म्यूजिक बैंड का है और हमारे बैंड के सभी मेंबर्स के पास ये सेम ब्रेसलेट है। ये तुम्हें अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे तो ये बहुत क्यूट लगता है। इसके बाद जैसे ही कांघा और जेई स्कूल के अंदर साथ में कार से बाहर निकलते हैं, तो वहाँ सारे स्टूडेंट दोनों को साथ में देखकर चौंक जाते हैं और उनके डेट करने की खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। लेकिन वहीं इधर हेरा जेई और कांघा की फोटो साथ में देखकर बिल्कुल शौक नहीं होती है, जैसे कि वो तो यही चाहती हो कि ऐसा ही हो। और वो बोलती है कि खुलेआम प्यार का इजहार, वाह। तभी पास में बैठी हेरा की दोनों बतौकड़ी दोस्त उससे बोलती है तो अब रियान का क्या होगा। जिस पर हेरा उनको बोलती है कि शायद रियान को उनसे भी अच्छी लड़की मिल गई है। अभी तीनों बात कर ही रही थी कि तभी क्लास का थोड़ा कम रिच लड़का हेरा के पास आता है और उसके सामने मुस्कुराकर उसको चॉकलेट्स देकर वहाँ से चला जाता है। दरअसल ये वो लड़का है जिसके साथ हेरा एक बार सो गई थी। तो इस लड़के को हेरा से प्यार हो गया था, लेकिन हेरा को अब ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वो उसकी दी हुई चॉकलेट्स अपनी दोनों दोस्तों को देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन दोस्तों इसी बीच हम स्टूडेंट्स की मोबाइल स्क्रीन को देखते हैं, जिसमें जोशिन हाई की एप्लीकेशन जो इन लोगों के मोबाइल में इंस्टॉल थी, उससे इन सब लोगों की सारी बातें कोई सुन रहा होता है। खैर यहाँ सीन शिफ्ट होकर स्पेशल ए क्लास की तरफ आता है, जहाँ हम देखते हैं कि जेई ने कांघा के लिए भी स्पेशल क्लास का अरेंजमेंट करवा दिया था। वहाँ पर मौजूद रियान, हेरा और उजिन सब शौक में थे। और फिर स्पेशल क्लास के खत्म होने के बाद हेरा रियान को भड़काने की कोशिश करती है। वो रियान को बोलती है कि तुम्हें सबको बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और इससे जेई को बहुत ज्यादा जलन होगी। लेकिन रियान हेरा की बातों को इग्नोर करके उससे बोलता है सुनो, तुम्हें ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन रियान के इस रूखे अंदाज से
हेरा बहुत दुखी हो जाती है। लेकिन अब आगे हम देखते हैं कि कांघा को स्कूल में सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करने लगे थे। आखिरकार वो क्लास की सबसे सुंदर और अमीर लड़की को डेट जो कर रहा है, और वो छानवीन नाम का लड़का जो इलाइट स्टूडेंट के कहने पर कांघा को बुली कर रहा था, वो भी कांघा से आकर माफी मांगता है और कहता है कि तुम चाहे तो मुझे मार लो। दरअसल वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसके डैड जेई के डैड की कंपनी में जॉब करते हैं। इसके बाद आगे कांघा स्कूल के चेंजिंग रूम में चला जाता है, जहाँ पर उसे उसके लॉकर में एक नोट लिखा हुआ मिलता है, जिसमें लिखा हुआ होता है कि रियान से पंगा मत लो, ये खतरनाक हो सकता है। और उसी वक्त वापस से हम स्टूडेंट्स की फोन की स्क्रीन पर देख पाते हैं कि कोई तो है जो उनके फोन को हैक कर रहा है और उन सब लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रियान अब जेई की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इस लड़की को आखिरकार चाहिए क्या। वहीं ग्राउंड के स्टैंड में कांघा भी बैठा हुआ था और उस नोट लिखने वाले लड़के को मिलने के लिए बुला लेता है। खैर आगे हम देखते हैं कि एक इंटेंस रग्बी मैच को जीतने के बाद रियान सीधा जाकर सबके सामने हेरा को किस कर लेता है, और ये चीज स्टैंड में बैठी जेई भी देख रही होती है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। अब तो क्या, हेरा अपनी दोस्तों के सामने हेकड़ी मारने लगती है क्योंकि स्कूल के सबसे रिच लड़के ने उसको किस कर लिया। लेकिन तभी वहीं पर वो थोड़ा कम रिच लड़का आ जाता है जिसके साथ हेरा सोई थी। वो हेरा से बात करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन हेरा तो उसको थप्पड़ मारकर अपनी लाइफ से भगा देती है। हाँ, अब तो भगाएगी ही सही, सबसे रिच लड़का जो मिल गया इसको। और इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि हेरा कितनी कमीनी लड़की है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम प्रिंसिपल को सबके फोन को हैक करते हुए देखते हैं। वो प्रिंसिपल ही थी जो हर स्टूडेंट पर ध्यान रखी हुई थी, और जोशिन हाई का जो भी सारा डेटा है वो इसको चुरा कर रियान की माँ, जो कि स्कूल की मालकिन है, उन्हें ले जाकर दे रही थी। उसी वक्त वहाँ पर रियान की माँ प्रिंसिपल को पेरेंट्स नाइट ऑर्गेनाइज करने को बोलती है। वो रियान की बातों को याद करते हुए बोलती है कि इस उम्र में भी बच्चों को ना जाने क्या हो जाता है, उन्हें पेरेंट्स के अटेंशन की जरूरत होती है। और फिर आगे रियान की मॉम पीछे अपने सेक्रेटरी से भी बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि कंपनी के सभी बड़े बड़े लोग भी वहाँ पर अवेलेबल होने चाहिए ताकि मैं सबसे मिल सकूं। जिस पर पीछे खड़ा सर्वेंट बोलता है ठीक है मैम, ऐसा ही होगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम कांघा को एक कैफे के बाहर देखते हैं, और यहाँ हमें पता चलता है कि वो नोट लिखने वाला लड़का और कोई नहीं बल्कि टेहो होता है। फिर आगे दोनों कैफे में जाकर बात करते हैं और इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि कांघा और टेहो पहले साथ में स्कूल पढ़ते थे, और टेहो ने स्कूल में झूठ बोल रखा है कि वो एक रिच लड़का है ताकि कोई उसे बुली ना करे। और यहाँ पर कांघा भी टेहो को सब सच सच बता देता है, और वो बोलता है कि मरने से पहले मुझे मेरे भाई का फोन आया था, उसके साथ कुछ तो जरूर बहुत गलत हुआ है। रियान से लेकर जो भी उसकी मौत का जिम्मेदार है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, उन सब का पर्दाफाश करूंगा। और इन सब के लिए सबूत इकट्ठा करने के लिए वो टेहू की मदद मांगता है क्योंकि वही है जो रिच स्टूडेंट के कांटेक्ट में है। तभी हम देखते हैं कि इनकी ये सारी बातें साइड में बैठा हुआ क्लास प्रेसिडेंट भी सुन रहा था। तभी सीन शिफ्ट होकर रियान के घर के बाहर जाता है, जहाँ रियान देखता है कि जेई की कार उसके घर के बाहर खड़ी थी। तो रियान जेई को घर के अंदर बुलाकर पूछता है तो बोलो क्या कहने आई हो यहाँ पर। जिस पर जेई उसे बोलती है कि हेरा को इन सब में इन्वॉल्व मत करो। उसी वक्त रियान को हेरा का ही कॉल आ जाता है, वो उससे बात करना चाहती थी। तो रियान उसको सीधा उसके घर आने के लिए बोल देता है। हेरा को तो बस ये सुनने की देरी थी, वो तुरंत तैयार होकर रियान के घर पहुंच जाती है। रियान के घर के बाहर वो देखती है कि जेई की कार खड़ी थी, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। तभी पीछे से जेई उससे बोलती है काफी जल्दी है तुम्हें आने की। जिस पर हेरा उसे हड़बड़ाहट में समझाने लगती है कि अरे मैं तो बस यहाँ पर रियान को समझाने आई थी कि भले ही तुम दोनों के बीच में ऐसे अनबन चल रही है, पर उसे मुझे इसे डायरेक्ट किस नहीं करना चाहिए था। जिस पर जेई समझ तो जाती है कि इसके इंटेंशन है क्या, पर वो हेरा को वॉर्न करती है और कहती है कि रियान जो खेल खेल रहा है उसमें उसका साथ मत दो। ये बोलने के बाद जेई सीधा अपने घर पर आ जाती है
जहाँ पर वो अपने रूम में एक सीक्रेट लॉकर में से एक पेपर के टुकड़े को निकालकर देख रही होती है। तभी अचानक से उसको हैकर का इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आता है, क्या तुम कांघा को भी पिछले वाले की तरह मरवा दोगी क्या? और फिर उसके बाद उसको एक वीडियो आता है जिसमें जेई किसी से बोल रही थी कि वो प्रेग्नेंट है और अगर उसके पापा को पता चल गया तो वो उसको मोम की तरह घर से बाहर निकाल देंगे। वीडियो भेजने के बाद हैकर उसे मैसेज करता है कि तुम्हारी सारी करतूतों के वीडियो है मेरे पास। मैसेज देखने के बाद जेई बहुत डर और घबरा जाती है और घबराते हुए मैसेज करती है, क्या चाहते हो तुम मुझसे? और अचानक से वहाँ पर जेई का भाई उसे बुलाने आ जाता है। आगे हम जेई और उसके डैड को बात करते हुए देखते हैं। जेई के डैड उससे पूछ रहे थे कि क्या पहनकर जाने वाली हो पेरेंट्स नाइट में। वहाँ एक बहुत बड़े ग्रुप के प्रेसिडेंट भी आने वाले हैं क्योंकि उनका छोटा बेटा तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है और उनका बड़ा बेटा न्यूयॉर्क में पढ़ता है और मैं चाहता हूँ कि अब हमारे परिवार एक दूसरे को समझना शुरू करे। तो जेई बोलती है कि पापा मैं इसके लिए अभी रेडी नहीं हूँ। तो उसके पापा एकदम डराने वाली आंखें बनाकर बोलता है कि मैं इन सब की प्लानिंग तब से कर रहा हूँ जब से तुम अपनी माँ की कोख में थी और ये तुम्हारी अकेले की बात नहीं है, हमारी फैमिली और कंपनी सबके भविष्य के लिए है। जेई उसके पापा को कुछ जवाब देना तो चाहती थी पर डर के मारे कुछ नहीं बोलती है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि देखो वो लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट है और कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे तुम्हारे बारे में गॉसिप शुरू हो जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि कल जैसे जेई कांघा को लेकर गई थी, आज कांघा जेई को साइकिल के पीछे बिठाकर स्कूल ले जा रहा था, लेकिन वो उसे स्कूल से पहले अपनी फेवरेट डिश खिलाने के लिए ले जाता है। तभी जेई कांघा से एकदम सीरियस होकर बोलती है, कांघा मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए तुम भी ये सब यहीं रोक दो। हमारा रिलेशनशिप बस एक नाटक है और मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो पहले मेरी वजह से हुआ अब वो वापस किसी और के साथ भी हो। तो कांघा जेई को बोलता है कि मैं तो बस तुम्हारी फिक्र करना चाहता हूँ, क्या उसकी इजाजत है मुझे? क्योंकि तुम हमेशा अकेली और डरी हुई नजर आती हो। लेकिन फिर वो एकदम से मुस्कुराकर बोलता है, देखा कैसी लगी मेरी एक्टिंग? लगता हूँ ना मैं तुम्हारा असली वाला बॉयफ्रेंड। लेकिन तभी जेई कांघा को एकदम ध्यान से देखने लगती है जैसे कि उसने एकदम सही बात बोल दी हो। लेकिन फिर जेई बिना कुछ खाए यहाँ से उठकर चली जाती है। आगे स्कूल में जेई हेरा से मिलने के लिए कैफे में जाती है। वहाँ जाकर जेई हेरा से पूछती है कि तुम्हें जो उस अननोन अकाउंट वाले को ट्रेस करने का काम दिया था वो हुआ या नहीं? जिस पर हेरा बोलती है कि उसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है, बस मैसेज कहाँ से आ रहे हैं बस वो पता लगाया जा सकता है। जिस पर जेई कहती है कि अच्छा वैसे तुम फोन पर क्या बताने वाली थी? तो हेरा पहले तो उसे सॉरी बोलती है क्योंकि वो और जेई बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन वो रियान को कितना ही समझा रही है पर वो मान ही नहीं रहा और क्योंकि वो तुम्हारे ब्रेकअप करने से बहुत अपसेट है और वो कुछ कर ना ले इसलिए मैं उसे मना भी नहीं कर पाई। तो जेई बोलती है कि मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता पर तुम रियान से दूर रहो, वो बस खेल खेल रहा है, तुम उसके लायक नहीं हो। उम्मीद है तुम्हें बात समझ में आ गई होगी और उस अननोन अकाउंट के बारे में जल्द से जल्द पता लगाओ। ऐसा बोलकर जेई यहाँ से चली जाती है। आगे सीधा हम पेरेंट्स नाइट को देखते हैं जहाँ पर कांघा उसके बैंड के साथ आया होता है। कांघा और उसका बैंड स्कूल की पेरेंट्स नाइट में पियानो बजाने आए थे क्योंकि इन स्कूल वालों को स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जेई और उसके पापा को देखते हैं जहाँ पर जेई के पापा उसके लिए पेरेंट्स नाइट में पहनने के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहे थे। लेकिन जेई यहाँ पर बहुत डरी हुई और कंट्रोल्ड फील कर रही थी। उसे कांघा की वही सारी बातें याद आ रही थी जब कांघा ने उसको बोला था कि तुम बहुत डरी हुई लगती हो। तो वहीं दूसरी तरफ पेरेंट्स नाइट में जाते वक्त हेरा के पापा हेरा से पूछते हैं कि बेटा वो जो तुम्हारी दोस्त है ना जेई, तुम उसके पापा से मेरी मीटिंग करवा सकती हो क्या? देखो मेरी कंपनी का काम जोशिन ग्रुप के साथ सक्सेसफुल नहीं रहा और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जेई के ग्रुप से हाथ मिला लूं, पर जेई के जो पापा हैं वो छोटे लोगों से मिलते नहीं हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जेई से बोलो कि वो हमारी मीटिंग फिक्स करवा दे। तो हेरा बोलती है कि हाँ ठीक है, मैं जेई से बात करके देखती हूँ। फिर आगे पेरेंट्स नाइट में हम कांघा और जेई को बात करते हुए देखते हैं जहाँ पर कांघा जेई की तारीफ कर रहा था, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। पर जेई उससे गुस्से में पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे पास तो वजह है, पर तुम्हारी वजह क्या है? तुम मुझे खूबसूरत बोलते हो, मेरी फिक्र करते हो, भले हमारे आसपास कोई भी नहीं है। जिस पर कांघा बोलता है कि बस ऐसे ही करता हूँ, तुम खूबसूरत हो और मुझे तुम्हारी फिक्र है इसीलिए बोलता हूँ। तभी जेई बोलती है
कि तुम जब भी मुस्कुराते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। इधर रियान की मॉम भी पेरेंट नाइट में आ जाती है, जिन्हें देखकर रियान बोलता है, लगता है आपको आज कोई काम नहीं था इसीलिए आप यहाँ आ गई। तो इस पर उसकी मॉम बोलती है कि तुमने ही तो बोला था कि तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स का अटेंशन चाहिए, मैं इसीलिए आज यहाँ पर आई हूँ। फिर वो दोनों साथ में अंदर जा रहे होते हैं। तभी उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हें नहीं पता रियान मेरे प्यार करने का तरीका, ये सब लोग जो तुम्हारे आगे सर झुकाकर खड़े हैं ये है मेरा प्यार। और इतना बोलकर वो यहाँ से स्टेज की ओर चली जाती है। स्टेज से रियान की मॉम स्पीच दे रही होती है और तभी वहाँ जेई के पापा आ जाते हैं। उनके आते ही सब लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं क्योंकि वो भी बहुत बड़े आदमी थे। और यहाँ का माहौल देखकर हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि रियान की मॉम और जेई के डैड इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, ये दोनों राइवल्स हैं। वही पेरेंट नाइट में ही दूसरी तरफ हेरा के पापा उसे बुलाते हैं और अकेले में ले जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने जेई से बात करी कि वो उसके पापा से बात करे। उसी वक्त वहाँ से जेई भी गुजर रही होती है। तो हेरा जेई को बुलाकर कहती है कि मेरे पापा तुम्हारे पापा से मिलना चाहते हैं, क्या तुम उन्हें मिलवा सकती हो। तभी हेरा के पापा भी जेई को बोलते हैं कि बेटा दरअसल मैंने सोचा कि तुम दोनों काफी अच्छे दोस्त हो तो मैंने सोचा कि हमें भी मिलना चाहिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। इस बात पर जेई उन्हें जवाब देती है कि पापा बिजी हैं, वो आपसे नहीं मिल सकते। और वो ऐसा कहकर यहाँ से चली जाती है। हेरा को इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो जेई का पीछा कर लेडीज वॉशरूम में जाती है और वहाँ जाकर उससे पूछती है क्या मेरी मदद करना इतना मुश्किल था। जिस पर जेई बोलती है कि मुश्किल तो नहीं था, बस मेरा मन नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। इतना बोलकर जेई यहाँ से निकल जाती है। आगे पार्टी में हम देखते हैं कि जेई के डैड और रियान की मॉम बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर जेई के पापा स्कूल की काफी तारीफ करते हैं और तभी रियान की मॉम बोलती है कि बच्चे ही इस देश का भविष्य हैं, इसीलिए हम बिजनेस पर कम और पढ़ाने पर ज्यादा फोकस करते हैं। आगे रियान की मॉम जेई के डैड को थैंक यू भी बोलती है क्योंकि जोशिन और जेओल ग्रुप के बारे में लोग बहुत अफवाहें फैलाते हैं कि ये दोनों राइवल्स हैं, पर फिर भी आपने अपनी बच्ची को यहाँ पढ़ने के लिए भेजा। वहीं इधर हेरा के पापा जेई के डैड से बात करने की काफी कोशिश कर रहे थे पर घबराहट के मारे कर ही नहीं पाते हैं। और ये सब हेरा देख रही होती है और उसे जेई पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। आगे जेई और रियान भी उनके मॉम डैड के पास में आते हैं। तभी इन सब के बीच में एक बिजनेसमैन आ जाता है और इनसे बोलता है कि देखो आप दोनों के बच्चे कितने सुंदर हैं और अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो सालों पुरानी दुश्मनी खत्म और आप दोनों की फैमिली फिर कोरिया की सबसे पावरफुल फैमिली बन जाएगी। इस बात पर रियान की मॉम बोलती है यह सब बातें सुनने में अच्छी लगती हैं और ऐसा कुछ नहीं है। तभी जेई के पापा भी बोलते हैं कि हाँ हमें भी हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता है। तभी वो बिजनेसमैन बोलता है और मैंने तो सुना है कि जेई और रियान आपस में डेट कर रहे हैं। इस बात से दोनों के मॉम डैड शॉक हो जाते हैं और तभी जेई के डैड बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक अफवाह है। हाई प्रोफाइल लोगों की ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं। और तभी रियान की मॉम भी बोलती है कि हाँ बस ये एक अफवाह है क्योंकि जोशिन ग्रुप भी किसी ऐसे परिवार में ही शादी करेंगे जिनके विचार उनसे मिलते हो, ना कि जेओल ग्रुप से जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचते हैं। तभी वो बिजनेसमैन बोलता है अरे अरे माफ करना, लगता है मेरी वजह से माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। और वो हंसते हंसते इन दोनों की लड़ाई करके यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर अचानक से बीच में हेरा आती है और जेई के पापा से बोलती है कि अंकल हमारा एक दोस्त आपसे मिलना चाहता है पर वो बहुत शर्मा रहा है इसीलिए आपके पास आ नहीं रहा है। अब मैं तो जेई की दोस्त हूँ इसीलिए मैं उसकी मदद कर देती हूँ। तभी जेई उसे मना करती है पर हेरा उसे इग्नोर करके कांगा को खींच कर ले आती है और फिर जेई के डैड को बताती है कि अंकल ये जेई का बॉयफ्रेंड है और ये जोशिन हाई स्कूल में एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। ये सुनते से जेई के पापा का चेहरा तो एकदम डरावना हो जाता है और वो जेई को एकदम गुस्से में देखते हैं और फिर वो कांगा के कान के पास जाकर बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहीं इधर रियान की मॉम ये सब देखकर हंस रही थी।
हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम कांग इनान को भागते हुए देखते हैं। उसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। एक कार उसका पीछा कर रही थी। कांग इनान भागते भागते किसी को फोन लगाता है और बोलता है कि मैं सबको बेनकाब कर दूंगा, सबकी सच्चाई सबके सामने लेकर आऊंगा। लेकिन तभी वो जो कार पीछा कर रही थी वो कांग इनान को टक्कर मार देती है। हम देखते हैं कि ये कार ब्लू कलर की थी और तभी जिसने टक्कर मारी थी वो कार का गेट ओपन कर रही थी या कर रहा था कि तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है और हम ऊजिन को भी एक ब्लू कलर की कार का गेट ओपन करते हुए देखते हैं। इसके बाद रात को दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेहू और कांघा चोरी छुपे रियान के लॉकर में ड्रग्स चेक करने आए थे और जैसे ही कांघा रियान का लॉकर खोलता है तो उसको उसके अंदर जेई की फोटो दिखती है और जैसे ही वो जेई की फोटो देखता है तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो रियान के साथ सच में इतनी खुश थी। अब तो उसकी हंसी जैसे गायब ही हो गई है और तभी हम फ्लैशबैक में रियान और जेई को साथ में देखते हैं जो कि सच में साथ में बहुत ही जेन्युइनली खुश थे। वहाँ जेई रियान से कह रही थी कि जेओल ग्रुप के ओनर की बेटी होने के नाते मुझे हर चीज बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है लेकिन तुम्हारे साथ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। रियान भी कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ रहकर सब कुछ भूल जाता हूँ कि मैं जोशिन एम्पायर का इकलौता वारिस हूँ। दोस्तों, इतने बड़े घर से आने की वजह से इन दोनों के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। सोच समझकर चलना, उठना, बैठना और फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके साथ आप एकदम फ्रीडम महसूस करते हो, कोई प्रेशर नहीं, तो फिर तो जाहिर सी ही बात है कि उसके साथ आपको कितना अच्छा फील होता होगा। पता नहीं अब दोनों को क्या हो गया है। खैर, तभी प्रेजेंट में हम रियान को देखते हैं जो कि जेई के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसको उसकी मोम का कॉल आता है जो उसको कहती है तो कल तुमने देखा बेटा कि जोशिन एम्पायर कितना बड़ा है, कितने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। एक दिन ये सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, इसलिए तुम अपनी इज्जत को सबके सामने बरकरार रखना, किसी भी ऐसी चीप कंट्रोवर्सी में मत फंस जाना। रियान ये सब सुन तो रहा था लेकिन हम उसके चेहरे पर साफ साफ देख पाते हैं कि वो कितना प्रेशराइज फील कर रहा है और उसको कितनी घुटन हो रही है इन सब से। फिर जैसे ही वो घर पर पहुंचता है तो उसकी सेक्रेटरी बोलती है कि चेंज कर लीजिए, आपकी फाइनेंशियल सेक्टर की क्लास है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आपको पढ़ाने आए हैं। जिस पर रियान बोलता है कि मुझे ब्रेक लेना है। तो सेक्रेटरी बोलती है कि सर आप ब्रेक नहीं ले सकते हो, कल की शेड्यूलिंग 5 बजे से है, तो मैं कहीं पर भी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। तो इस पर रियान फ्रस्ट्रेशन के मारे कहता है कि मैं अभी सिर्फ 18 साल का बच्चा हूँ, स्कूल से आने के बाद क्या मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल सकती क्या? तो सेक्रेटरी एकदम रोबोट जैसे बोलती है, मैं समझ सकती हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं, लेकिन रियान की माँ ने रियान के लिए ढेर सारा प्यार छोड़ा है, रोबोट ही रोबोट। और इसीलिए फिर रियान परेशान होकर ऊजिन के घर चला जाता है लंच करने के लिए और वहाँ पर उसको घर का खाना खाकर इतना अच्छा लगता है। वो कहता है मेरे घर पर भी इतने बड़े बड़े शेफ है लेकिन ये स्वाद वहाँ पर नहीं आ सकता। तो वहीं दूसरी तरफ हम जेई के डैड को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ बैठे हुए थे और गन को साफ कर रहे थे। गन को साफ करते हुए वो बोलते हैं तुम्हें पता है ट्रिगर दबाने से पहले ही शिकार को पता चल जाता है कि बुलेट उसके आर पार होने वाली है और उस वक्त उसकी आंखों में जो जिंदगी और मौत के बीच का डर होता है, उस रिएक्शन को देखकर ही मुझे शिकार करना बहुत पसंद है। और तुम्हें जेई? पेरेंट्स नाइट वाले इंसिडेंट के बाद तो जेई बहुत डरी हुई लग रही थी और वो कुछ नहीं बोलती है। तो उसके डैड कहते हैं तुम्हें तो दया आती है, बेचारा लगता है, यही सब सोच रही हो ना तुम। और वो जो स्कॉलरशिप स्टूडेंट है उसके लिए भी तुमको ऐसा ही लगता है जैसा कि तुमको एक जानवर के लिए लगता है ना? तभी पास में बैठा उसका सौतेला भाई कहता है स्कॉलरशिप स्टूडेंट मतलब कि जैसी माँ वैसी बेटी, सब गंदे खून वाले ऐसे ही होते हैं क्या? लेकिन तभी उसके डैड उसको एक थप्पड़ लगा देते हैं और बोलते हैं कि अपनी बहन से ऐसे बात मत करना, निकलो यहाँ से। और तभी जेई बोलती है कि हाँ डैड, जैसा कि आपने बोला वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट था तो मुझे तरस आ गया और लोगों ने अफवाह उड़ा दी। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मुझे इस तरह की सोच बिल्कुल पसंद नहीं है। पिछली बार जो हादसा हुआ था वो भूल गई क्या? अब कौन सा हादसा? कांग हिनान की मौत का या फिर जेई की असली माँ की बात कर रहे हैं, ये हमें पता नहीं। और फिर उसके डैड कहते हैं कि अब बहुत हो गई पढ़ाई,
न्यूयॉर्क शिफ्ट होने की तैयारी शुरू कर दो। आगे फिर जेई के कमरे से बाहर आने पर वो देखती है कि जेई का सौतेला भाई अभी भी वहीं पर खड़ा था। वापस से इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और तभी उसका भाई कहता है कि तुम भूलना मत मेरी दीदी, अभी भी हुकुम का इक्का मेरे पास है, और इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम स्कूल में कांघा को देखते हैं जो कि जेई से मिलने आया होता है। यहाँ पर जेई कांघा को पेरेंट नाइट पर उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलती है। तो कांघा कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मुझे तो बस तुमसे एक बात पूछनी थी, क्या तुम अब भी रियान से प्यार करती हो, और अगर तुम करती हो तो उससे दूर क्यों भाग रही हो, ऐसी क्या वजह है। जिस पर जई एकदम से सीरियस होकर बोलती है, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ, तुम अपनी हद में रहा करो। जिस पर कांगा एकदम से हंसकर कहता है, अरे मैं तो बस तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, और अगर तुम उससे अब प्यार नहीं करती तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुम्हारी आंखों में जो ये अकेलापन और डर है इसे खत्म करना चाहता हूँ। यह सुनते से जेई को एकदम से कांग इनान की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी ऐसी ही बातें करता था। जिस पर जेई कहती है कि जिस दुनिया से मैं आती हूँ वहाँ फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या महसूस करती हूँ और क्या सोचती हूँ। जिंदा रहने के लिए मुझे सब कुछ सहना पड़ेगा, बस एक बार मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। कांगा कहता है, जिंदा रहने के लिए, इसका क्या मतलब है। तो जेई बोलती है, कहा ना तुम नहीं समझ पाओगे, भूल जाओ मुझे, हम डेट नहीं कर सकते हैं। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल में आर्ट रूम में हम ऊजिन और मिस हान को देखते हैं, जहाँ पर ऊजिन की बातों से मिस हान को साफ साफ समझ आ रहा था कि ऊजिन उनसे कोई प्यार वार नहीं करता है। खैर पर वो खुश थी क्योंकि उसको ऊजिन से महंगे महंगे गिफ्ट्स मिलते रहते थे। तभी हम दूसरी तरफ क्लास प्रेसिडेंट को प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर निकलते हुए देखते हैं, और उसी वक्त उसकी मोम वहाँ पर आ जाती है, और उनको देखकर क्लास प्रेसिडेंट एकदम घबरा जाता है। उसकी मोम पूछती है, जो तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो क्लास प्रेसिडेंट हड़बड़ाहट में कहता है, दरअसल वो मैं चाबी भूल गया था, अब मुझे लाइब्रेरी जाना है, और वो सीधा लाइब्रेरी के लिए निकल जाता है। समझा रहा था, और तभी क्लास प्रेसिडेंट अचानक से बोलता है कि तुम तो कई सारे बड़े होटल्स के मालिक हो, फिर भी तुम्हारी उस नए स्कॉलरशिप स्टूडेंट के साथ दोस्ती है। जिस पर टेहू थोड़ा घबरा कर और थोड़ा शौक होकर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, वो फटीचर मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो क्लास प्रेसिडेंट कहता है, मैंने तुम्हें कैफे में साथ में देख लिया था, डरो मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और फिर वो स्पिनर घुमाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता वो कांघा कांग इनान के जैसा दिखता है। आगे हम क्लास प्रेसिडेंट को लाइब्रेरी से बाहर जाता हुआ देखते हैं, और वो कांघा को घूरते हुए जा रहा था, और उसी वक्त कांघा के मोबाइल में एक वीडियो आता है, और कांघा देखता है कि वीडियो में एक पार्टी चल रही है जहाँ पर रियान, ऊजिन और मिस हान भी मौजूद हैं, और वहीं पर साइड में चानिन इनहान को बुली कर रहा था। क्यों बे, दिमाग खराब है क्या तेरा, आजकल जेई के साथ क्यों घूमता रहता है। और फिर वो कांग इनान को बुरी तरीके से मारता भी है। तभी अचानक से प्रेजेंट में कांघा के पास हेरा आ जाती है। कांघा उसको देखकर बोलता है कि पेरेंट्स नाइट के दिन तुमने जो जेई को फंसा दिया, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए। तो हेरा कहती है, सॉरी मुझे नहीं, तुम्हें बोलना चाहिए, क्योंकि तुम उसके साथ घूमते रहते हो। वैसे तुम्हें एक दिलचस्प कहानी सुनाऊं, तुम्हारे पहले भी एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट था, और वो भी जेई के बहुत करीब था। तो कांघा गुस्से में कहता है, वही जिसे रियान ने मारा था। इस पर हेरा कहती है, रियान ने? रियान जोशिन ग्रुप का इकलौता वारिस है, वो उसके मुंह क्यों लगेगा। अगर तुम्हें इल्जाम लगाना ही है तो सही इंसान पर लगाओ। उसने जेई की दोस्ती और सिंपैथी एक्सेप्ट करी, और यही उसकी गलती थी। उसकी मौत जेई की वजह से हुई है, और अब वही कहानी वापस से दोहराई जा रही है। देखो, इन सब में हमारे जैसे इलाइट लोगों का कुछ नहीं बिगड़ता है, बिगड़ता है तो तुम जैसे फटीचर लोगों का। मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी तो मैंने तुम्हें बता दिया। और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। कांघा तो अब पूरा कंफ्यूज हो जाता है, क्या चल रहा है, किसने मारा है, कौन गुनहगार है, सब तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। इसके बाद डायरेक्ट हम क्लास का सीन देखते हैं, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई कम और मोबाइल ज्यादा चला रहे थे। यूजिन, क्लास प्रेसिडेंट, कई सारे लोग वहाँ पर मोबाइल चला रहे थे। उसी वक्त वहाँ पर जेई के मोबाइल पर वापस से अननोन जगह से मैसेज आता है, तो तुम न्यूयॉर्क जा रही हो।
सोचा था तुम्हारे साथ थोड़ी और मस्ती करूंगा। और तभी उसको एक और वीडियो आता है जिसमें एक लड़का और लड़की आपस में लिपटे हुए थे। और ये वीडियो देखकर तो जेई बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसे एकदम से घुटन होने लगती है और इसीलिए वो फटाफट से उठकर क्लास से चली जाती है। तो कांगा उसको देखकर वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। तो उन दोनों को देखकर रियान भी उनके पीछे चला जाता है। और जब कांगा जेई के पीछे जा रहा था तभी रियान उसको रोककर बोलता है उसे अकेला छोड़ दे, उसे ये सब तेरी वजह से ही झेलना पड़ रहा है। सोच जब उसके डैड को पता चला होगा कि तेरे जैसा स्कॉलरशिप स्टूडेंट उसके साथ में है तो तुझे अंदाजा भी नहीं है कि उसको क्या झेलना पड़ा होगा। तू उसके बाप को जानता नहीं है। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारे जैसे स्कॉलरशिप स्टूडेंट से। रियान की आंखों को देखकर कांगा एकदम शांति से सोचता है कि यही नफरत मेरे भाई ने भी देखी होगी। उसी वक्त वहाँ पर रियान का एलाइट चमचा युनसोक आ जाता है। अरे रियान, तुम इसको मारकर अपने हाथ गंदे क्यों कर रहे हो? हम इसको देख लेंगे। तभी कांगा जो यहाँ से जाने ही वाला था वो पीछे मुड़कर कहता है कहीं तुम मुझे डरा तो नहीं रहे हो? अरे मुझ पर कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं आने वाली जैसे कि तुमने उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मारा था। तभी रियान जो कि यहाँ से जाने ही वाला था वो थोड़ा सा चौंक जाता है। ये क्या बोल दिया इसने? और पीछे मुड़कर कांगा को देखता है तो कांगा कहता है अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया? क्या रियान के सामने मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था? तभी रियान कांगा के सामने आकर कहता है कांगा तू है कौन? और फिर दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो आंखों से कंफ्यूजन और युद्ध साथ में चल रहा हो। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें युद्ध का ही सीन दिखाया जाता है। हम ऊजिन और रियान को स्वॉर्ड फाइट करते हुए देखते हैं। और फाइट खत्म होने के बाद रियान ऊजिन को कांगा के बारे में पता करने को बोलता है कि वो है कौन। उसे किसी बात का डर नहीं है और जब इंसान डरना बंद कर देता है तो जरूर उसके पीछे कोई बड़ी वजह होती है और मुझे वो वजह जाननी है। फिर आगे दूसरी तरफ एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट में हम हेरा और जेई को बात करते हुए देखते हैं। यहाँ पर हेरा जेई से बोल रही थी कि मैं जानती हूँ कि पेरेंट्स नाइट के बाद तुम मुझसे सॉरी सुनना चाहती हो लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलने वाली। जिस पर जेई कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारा झूठा सॉरी सुनने में। तुम मुझे ये बताओ जो तुमको पता करने का बोला था उसका क्या हुआ? तो हेरा हैरान होकर कहती है इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें ये जानना है? वो स्कूल में से ही कोई है, सारे मैसेज तुम्हें स्कूल में से ही आ रहे हैं। और फिर अचानक से हेरा कहती है कि ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती तोड़ रही हूँ। और हाँ, अब हमारी दोस्ती नहीं रही तो एक बात बता दूं, मैं रियान को पसंद करती हूँ और तुम्हें उससे छीन कर रहूंगी। जिस पर जेई कहती है जाओ छीन लो। और इतना बोलकर वो यहाँ से उठ के चली जाती है। जेई के जाते ही हेरा उनके बचपन के मोमेंट्स को याद करके रोने लगती है कि जब वो छोटे थे तो वो कितने अच्छे दोस्त थे, कितना मजा करते थे साथ में। और वो ये सब सोच सोच कर जेन्युइनली रो रही थी। लेकिन फिर तभी कार में जाते वक्त हेरा अपने पापा की बात को याद करती है जहाँ पर उसके पापा किसी से फोन पर कह रहे थे कि अगर जोशिन से हमारे रिश्ते सही नहीं हुए तो सब कुछ खराब हो जाएगा, हम रोड पर आ जाएंगे। और बस इसीलिए दोस्तों हेरा ने यह सब कुछ किया जो वो अभी कर रही है, रियान से रिश्ता बनाना, जेई से दोस्ती तोड़ना। तो वहीं दूसरी तरफ जेई को उसके डैड मिस्टर पार्क के बड़े बेटे से मिलवाने के लिए ले जा रहे थे और वो जेई को ये भी बोलते हैं कि वहाँ पर जो भी बोलना बहुत सोच समझ कर बोलना। आगे फिर इन लोगों की मीटिंग होती है जहाँ पर वो बड़ा बेटा जेई को देखकर बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, बड़े लोगों के बारे में ऐसी अफवाहें उड़ती रहती हैं, मैं उन पर ध्यान नहीं देता। देखो ग्रेजुएशन के बाद हम तुरंत एंगेजमेंट कर लेंगे और न्यूयॉर्क शिफ्ट होकर साथ में यूनिवर्सिटी जाएंगे। लेकिन इधर जेई के चेहरे को देखकर तो हम साफ साफ समझ पाते हैं कि उसको जबरदस्ती ये सब करना पड़ रहा है। फिर आगे वो बड़ा बेटा और जेई अकेले में बात कर रहे थे लेकिन उसी वक्त जेई को अननोन नंबर से वापस मैसेज आता है। तो जेई वो मैसेज चेक करने के लिए पीछे ही रुक जाती है और वो देखती है कि उस मैसेज में जेई के प्रेगनेंसी टेस्ट वाला फोटो था और उसमें लिखा हुआ था क्या रियान को इसके बारे में पता है? ये देखते से जेई एकदम सुन्न सी हो जाती है, उसको एकदम चक्कर से आने लगते हैं। और तभी जैसे ही वो बड़ा बेटा उसके पास में आता है तो वो उसके ऊपर उल्टी कर देती है और बेहोश हो जाती है।
अगले दिन से रियान और कांगा दोनों नोटिस करते हैं कि जेई तो कहीं गायब सी हो गई है, स्कूल भी नहीं आ रही है। दोनों जन को जेई की बहुत चिंता हो रही थी कि वो एकदम से किधर चली गई। लेकिन फिर आगे हेरा जेई के सौतेले भाई से मिलती है और चालाक तो वो है ही सही, और वो उसको बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारी बहन पसंद नहीं है, मुझे भी वो कुछ खास पसंद है नहीं। और ऐसी ही चिकनी चुपड़ी बातें करके वो उससे जेई की इन्फॉर्मेशन निकलवा लेती है। वो सारी इन्फॉर्मेशन लाकर ऊजिन को देती है कि उसके डैड ने उसकी एक मीटिंग फिक्स की थी, लेकिन उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। इसीलिए उसके डैड गुस्सा हो गए और उसे एक फार्म हाउस में बंद कर दिया है, और वहाँ से निकालते ही वो उसको न्यूयॉर्क भेज देंगे। और हाँ, ये सारी बातें जाकर तुम रियान को मत बता देना, वरना मैं बहुत खतरनाक लड़की हूँ। इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं एक तरफ रियान को जेई की बहुत चिंता हो रही थी, वो उसे कॉल पे कॉल लगाए जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ कांगा को तो हेरा ने जेई का पता बता दिया था, इसीलिए कांगा डायरेक्ट फार्म हाउस पर पहुंच जाता है। तो वहीं इस तरफ ऊजिन को तो हेरा ने बोला था कि रियान को कुछ बताना मत, तो हमारे ऊजिन भाई साहब रियान को सच में कुछ नहीं बताते, वो उसका फोन ही पिक नहीं कर रहे थे। तो वहीं उस तरफ कांगा फार्म हाउस पर पहुंचकर जेई को बोलता है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, तुम स्कूल भी नहीं आ रही थी, देखो तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकती हो। जेई कहती है, चले जाओ यहाँ से, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे। जिस पर कांगा कहता है, क्यों नहीं कर पाऊंगा, एक बार बताओ तो सही। तो जेई बोलती है कि मुझे अननोन नंबर से धमकी आ रही है। तो कांगा बोलता है, धमकी? लेकिन तुम्हें कोई धमकियां क्यों देगा? तो जेई बोलती है कि मैंने किसी की जान ली है। तो वहीं दूसरी तरफ हम हेरा को देखते हैं, जो कि एकदम सज धज के रियान के पास आई होती है। आकर वो बोलती है कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, कि देखो जेई को तो उसके पापा ने फार्म हाउस पर बंद करके रखा है, और वहाँ से निकलते ही वो तो जॉन यू से एंगेजमेंट करके न्यूयॉर्क जाने वाली है। तो अब वो तो जाने ही वाली है, क्यों ना हम दोनों एक नए रिश्ते की शुरुआत करें, देखो मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। वहीं इधर रियान तो कुछ फोटोज को देख रहा था और उसको पता चलता है कि कांगा कांग इनान का भाई है। और फिर वो बोलता है कि क्या जेई फार्म हाउस पर अकेली है, और इतना बोलते ही वो फार्म हाउस की तरफ भागता है, जैसे कि वो कांगा से जेई को बचाने जा रहा हो। यहाँ पर हेरा भी वो फोटोज देख लेती है। तो वहीं जेई कांगा को बोलती है कि मैंने जिसकी जान ली थी वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट था। ये सुनकर कांगा एकदम शॉक हो जाता है, ये कैसे हो सकता है? और फिर वो जेई से बोलता है कि जिस स्कॉलरशिप स्टूडेंट की तुमने जान ली वो मेरा भाई था।